हेलो, आप सभी को फिर से वीएल क्लासेस में दिल खोल कर स्वागत है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं वो क्षेत्रमिति मेंसुरेशन, क्षेत्रमिति का परिभाषा और सूत्र है। ये पार्ट 1 है। पार्ट 2 हम इसका जल्द वीडियो लेकर आपके सामने आएंगे। ये परिभाषा हम जो लाए हैं आपके लिए बहुत छाट छाट कर इकट्ठा करके ये लाए हैं। हम इकट्ठा करके हम इसको लाए हैं। क्षेत्रमिति क्या है? क्षेत्रमिति गणित का वैसा भाग जिसमें समतल भूमि आकृतियों का क्षेत्रफल, परिमाप तथा ठोस आकृतियों का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का अध्ययन किया जाता है, उसे क्षेत्रमिति कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? क्षेत्रमिति। क्षेत्र और इसका संक्षिप्त शॉर्ट में अर्थ निकाल कर इसको बता सकते हैं बच्चा को। क्षेत्र मतलब भूमि होता है, क्षेत्र के मतलब भूमि, और मिति के मतलब माप, मिति के मतलब माप, अर्थात इसको हम कह सकते हैं भूमि के माप को क्षेत्रमिति कहते हैं। भूमि के माप को क्षेत्रमिति कहते हैं। समझ गए? अब क्षेत्रमिति में सबसे पहले हम आपको जो आज बताएंगे, और ये याद रखिए, जो क्षेत्रमिति मेंसुरेशन जो है ये ग्रीक भाषा का शब्द है। ग्रीक भाषा का शब्द है। ग्रीक भाषा में जमीन मापने की कला को मेंसुरेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेंसुरेशन, अर्थात क्षेत्रमिति ज्यामिति का रूप है जो है ग्रीक भाषा का है। किसका है? ग्रीक भाषा का। उसके बाद आपको बता रहे हैं इसमें आज त्रिभुज और चतुर्भुज को खत्म करेंगे। इसमें त्रिभुज और चतुर्भुज को खत्म करेंगे। त्रिभुज मतलब त्रिभुज और चतुर्भुज में सबसे पहले आप विमाएं समझिए। विमाएं 3 होती हैं। विमाएं इसमें 3 होती है। विमाएं लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई को विमा कहते हैं। ये बराबर इस पूछा भी जाता है कि अच्छा बताइए तो अच्छा त्रिभुज में कितना विमा है? तो त्रिभुज में 2 विमा होती है। त्रिभुज में 2 विमा होती है। क्या क्या? ऊंचाई और आधार। त्रिभुज में 2 विमा होती है। 3 भुजा होती है मगर विमा 2 ही होते हैं। क्षेत्रफल, क्षेत्रफल किसको कहेंगे? 2 विमाओं के गुणनफल को क्षेत्रफल कहेंगे। क्या कहेंगे? 2 विमा के गुणनफल को क्षेत्रफल कहेंगे। क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई। ये चौड़ाई गुना ऊंचाई कह सकते हैं या ऊंचाई गुना लंबाई कह सकते हैं। समझ गए? अगला परिमाप। ये सब परिभाषा आप जान रहे हैं मगर इसको जरा सा डीपली से हम आपको बताएंगे। जरा सा डीपली से आपको बताएंगे कि परिमाप सब लिखा देता है कि आयत का परिमाप, त्रिभुज का परिमाप, मगर परिमाप होता क्या है? तो किसी भी आकृति की भुजाओं के योग, भुजाओं के योग को परिमाप कहते हैं। परिमाप को या परिमिति को। समझ रहे हैं? किसी भी आकृति के भुजाओं के योग मतलब उस चारों ओर को जो जोड़ रहा है, उस जमीन को, भूमि को जो जोड़ रहा है चारों ओर से, उसी को क्या कहते हैं हम लोग? परिमाप कहते हैं। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये त्रिभुज है ना। इसमें ये जो चारों पट्टी जुटा, ये त्रिभुज के चारों पट्टी जो जुटा, यही क्या हुआ? परिमाप हुआ। क्या हुआ? परिमाप। मतलब ए बी प्लस योग माने जोड़ होता है, BC प्लस AC, यही हम लिखे परिमाप में। बात समझ रहे हैं? आगे क्या है? चतुर्भुज का परिमाप। ये चतुर्भुज आपके सामने है, इसका परिमाप। तो चारों पट्टी जो जुटा है, इसका नाम दे दिए हैं। चारों पट्टी, चारों भुजा को जो जोड़े हैं उसका नाम दे दिए हैं AB प्लस BC प्लस CD प्लस AD। हाँ, यहां एक चीज और समझ लीजिए कि हम AB लिखे, कोई अगर BA भी लिख देगा चलेगा। हम BC लिखें, कोई BC CB लिखेगा चलेगा। हम CD लिखें, कोई DC लिखेगा भी तो गलत नहीं होगा। हम क्रम के अनुसार लिखें, जैसे ABCD बैठाया हुआ है उसी प्रकार हम इसको लिखे हैं। बात समझ रहे हैं ना? अब आ गया त्रिभुज। ये तो क्षेत्रफल और परिमाप समझ गए कि 2 विमा के गुणनफल, 2 विमा को गुना कर देंगे, वो हो गया क्षेत्रफल। और परिमाप किसी भी आकृति के चारों किसी भी आकृति के सभी भुजाओं को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? परिमाप हो जाएगा। अब आपको हम जो बताने जा रहे हैं वो त्रिभुज। क्या है? त्रिभुज।
त्रिभुज ट्रायंगल, इसका अंग्रेजी हुआ ट्रायंगल, तीन भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र, तीन भुजाओं से, देख रहे हैं तीन भुजाएं ना, एक भुजा दो भुजा तीन भुजा, तीन भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र को, घिरे हुए आकृति को त्रिभुज कहेंगे। क्या कहेंगे? त्रिभुज कहेंगे। आगे क्या है? चतुर्भुज। चतुर्भुज भी देखिए, वो तीन भुजा था, इसमें क्या है? चार भुजा, एक दो तीन चार, चार भुजा है। तो चार भुजाओं के घिरे हुए आकृति या क्षेत्र को चतुर्भुज कहते हैं। चतुर्भुज में कुल 10 भाग होती है। चतुर्भुज में कुल 10 भाग होती है। अगर त्रिभुज में कह देगा तो त्रिभुज में को भाग, पहले चतुर्भुज देख लीजिए, त्रिभुज समझा देते हैं उसके बाद। चतुर्भुज में 10 भाग होती है। क्या क्या होती है? चार गो भुजा है, एक दो तीन चार, चार भुजा चार कोण, एक दो तीन चार, चार कोण चार चार 8, और दो गो विकर्ण होता है, एक और दो, दो गो विकर्ण हो गया। क्या क्या हुआ? दो गो विकर्ण हो गया। बात समझ गए हैं? त्रिभुज में भी देख लीजिए, त्रिभुज में भी क्या है? त्रिभुज में क्या है? एक दो तीन, तीन भुजा, तीन गो कोण, इसकी एक ऊंचाई होती है, इसकी एक ऊंचाई होती है। बात समझ गए? आगे दो विकर्ण, इसमें 10 भाग बता दिए। आगे देखिए क्या है, आगे आपके सामने है समबाहु त्रिभुज। पहले शब्द से समझ जाइए, पकड़िए क्या कह रहा है? समबाहु। सम मतलब क्या होता है बाबू? सम के मतलब होता है बराबर। क्या होता है? बराबर। सम के मतलब बराबर। अब बाहु माने भुजा, सम माने बराबर, बाहु माने भुजा। अब त्रिभुज, त्रिभुज इसकी तीन भुजा, तो जिसकी तीनों भुजा बराबर हो, जिसकी तीनों भुजा बराबर हो उसे क्या कहेंगे? समबाहु त्रिभुज। जिस त्रिभुज की, ये त्रिभुज है, शॉर्ट में हम लिखे, त्रिभुज की सभी भुजाएं और सभी कोण आपस में बराबर होती है, उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं, उसे समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज के गुण देख लीजिए, सब भुजा बराबर मतलब ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी, या सब भुजा को हम ए मानते हैं तो यही लिख दिए, ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी बराबर ए भुजा। सब कोण भी बराबर होता है, कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी। जब त्रिभुज के तीनों कोण बराबर तो त्रिभुज के तीनों कोण मिला होता है 180, और 180 को 3 भाग में बांट दीजिए, 6 18, कितना आ जाएगा? 60 डिग्री आ जाएगा। कितना आएगा? 60 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोण, समबाहु त्रिभुज के तीनों कोण कितना होता है? क्या होता है? 60 डिग्री होगा। समबाहु त्रिभुज के तीनों कोण कितना होगा? 60 डिग्री। मतलब कहा है कि त्रिभुज के किसी भी त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग 180 डिग्री होता है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल देख लीजिए, पहले परिमाप दिया है, समबाहु त्रिभुज का परिमाप, मतलब परिमाप की बताए थे, सब भुजा के योग, तो सब भुजा के जोड़ दिए, तो को भुजा हुआ? 3 भुजा, तो 3 ए प्लस ए 3 है, 3 गुने भुजा। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3। हम ये सब साबित करके बताएंगे एक वीडियो में, जितना भी सूत्र है सब हम सब साबित करके बताएंगे। इसमें सिर्फ हम परिभाषा लेकर आपके सामने आए हैं, इसलिए जरा सी खाली सिर्फ सूत्र लिख दिए हैं। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई √3/2 गुने भुजा। ठीक, समझ गए? आगे क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज। क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज। सम माने बराबर, सम मतलब बराबर, अब बाहु माने भुजा, सॉरी सम माने बराबर, दुई माने दो, अब बाहु माने भुजा। जिसकी दो भुजा बराबर हो, जिस त्रिभुज की दो भुजा और दो कोण बराबर हो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। इसका गुण देखिए यहां पर बता रहे हैं, इसमें दो भुजा बराबर तो कौनों दो को कर दीजिएगा बराबर। हम अभी फिलहाल इसको और इसको बराबर किए हैं, ऐसे सब भुजा हम बराबर करके आपको बता दिए हैं। दो भुजा कौनों दो भुजा बराबर कीजिएगा तो दोनों भुजा के सामने वाला कोण भी बराबर हो जाएगा, वही लिख दिए हैं। समबाहु त्रिभुज में दो भुजा बराबर होती है। समबाहु त्रिभुज इसकी ऊंचाई जो होता है, जो समद्विबाहु त्रिभुज का जो ऊंचाई देते हैं, किसी भी शीर्ष से ऊंचाई दीजिएगा तो उस आधार को दो बराबर भाग में बांटेगा। लंब तो रहबे करेगा, उसको दो बराबर भाग में बांटेगा, अर्थात BD बराबर DC, या कह सकते हैं BC/2। यहां जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये ध्यान दीजिएगा, है ना। BD लंब BC है, BC पर लंब है, तो लंब जब है तो BD बराबर DC या BC के हाफ, बात एक ही हुआ। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 इंटू B आधार को कहते हैं, √4A² - B²।
अर्थात इसको कहीं कहीं ऐसे भी देखिएगा, b/4√4a² माइनस b²। समद्विबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 1/2 √4a² माइनस b²। बात समझ गए? आगे देखिए, विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज, विषम माने सब अलग अलग, विषम है तो सम है ये नहीं, सब विषम माने अलग अलग। जिस त्रिभुज की एक भी भुजा बराबर नहीं होती है उसे विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हीरोन के सूत्र से निकाला जाता है। इसको हीरोन के सूत्र कहते हैं, इसको हीरोन के सूत्र कहते हैं। तो हीरोन के सूत्र में सबसे पहले अर्ध एस बराबर अर्ध परिमिति, मतलब परिमिति के आधा को एस निकाल लेते हैं, उसके बाद लगा देते हैं यह सूत्र। ए बी सी, जहां ए और बी सी जो एस तो देखिए रहे अर्ध परिमिति, और ए बी सी देख रहे हैं वो तीनों भुजा है। क्या है? तीनों भुजा है। आगे देखिए, उसके बाद आ गया आपके सामने त्रिभुज। एगो समान रूप से जो त्रिभुज होता है, त्रिभुज में उसकी ऊंचाई होती है और आधार होती है, वही त्रिभुज। जब आधार और ऊंचाई दिया हुआ है, त्रिभुज में आधार और ऊंचाई दिया हुआ है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल की हो जाएगा 1/2 आधार गुना ऊंचाई, या कह सकते हैं 1/2 BH। समकोण त्रिभुज क्या है? समकोण त्रिभुज। जिस सम माने समकोण, सम का मतलब एक जो कोण होता है समकोण। समकोण किसे कहते हैं? जिस कोण का मान 90 डिग्री के बराबर हो, जिस कोण का मान 90 डिग्री के बराबर हो उसे समकोण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? समकोण। तो जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का होता है, एक कोण 90 डिग्री का होता है, उसे समकोण कहते हैं। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुना ऊंचाई भी कह सकते हैं, या 1/2 आधार गुना लंब भी कह सकते हैं। 1/2 आधार गुना लंब, या 1/2 लंब गुना आधार भी कह सकते हैं। इसको कभी ऊंचाई भी कह सकते हैं और लंब भी कह सकते हैं। बात समझ में आ गई आपको? आगे देखिए, आगे आपके स्क्रीन पर है वर्ग। क्या है? वर्ग। ये वर्ग की आकृति जरा सा गलत बन, नहीं सही, वर्ग तो सही है, सही है, वर्ग सही है। आयत में जरा सा हाँ, वर्ग देखिए, वर्ग किसको कहेंगे? है ना, स्क्वायर। जिस समचतुर्भुज, सॉरी इसको जरा सा, इससे पहले आपको एक और हम बताते दूसरा। चलिए देखिए, समचतुर्भुज। क्या? समचतुर्भुज है ना। क्या है? समचतुर्भुज। वर्ग से पहले ये देखिए, और लास्ट में हम क्षेत्रमिति के बहुत जबरदस्त चीज आपको बताएंगे जो बहुत कम लोग उसको जानते हैं। समांतर चतुर्भुज। देखिए, चतुर्भुज में सबसे पहले आप जानिए समांतर चतुर्भुज। वर्ग और आयत जो है इसके बाद देखिए तो अच्छा से समझ में आएगा आपको। समांतर चतुर्भुज क्या है? समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज जिस चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समांतर होती है। जिस चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समांतर होती है, समांतर भी बराबर भी होती है, समांतर होती है, उसे समांतर चतुर्भुज कहते हैं, है ना। उसे समांतर चतुर्भुज कहते हैं। जैसे इसके सामने ये है तो ये समांतर है, इसके सामने ये है तो ये समांतर है। बात समझ में आ गया? समांतर चतुर्भुज का गुण एकदम ध्यान से इसको देखिए। समांतर चतुर्भुज, समांतर क्या लिखे? ए बी। ए बी के सामने कौन है? सी डी। तो ये दोनों क्या है? समांतर। क्या है? समांतर। उसके बाद ए डी। ए डी के सामने क्या है? बी सी। तो ये समांतर, एक नंबर खत्म। और समांतर के साथ हम क्या बोले थे? बराबर भी। तो ए बी किसके बराबर? सी डी के। और ए डी किसके बराबर? बी सी के। गुण नंबर 2 खत्म। और समांतर चतुर्भुज का जो होता है सम्मुख कोण भी बराबर होता है। तो इसके सामने सम्मुख कोण किसको कहेंगे? जिसका मुख आमने सामने हो, या जिसका मुख सटा हुआ है, दोनों मुंह सटा हुआ है, या जिसका मुख आमने सामने हो, उसको की कहेंगे? सम्मुख। तो ए के सामने कौन है? सी। और बी के सामने कौन है? डी। समझ गए? तो ए के सामने सी और बी के सामने डी। ये क्या हुआ? सम्मुख कोण। गुण नंबर 3 खत्म। उसके बाद 4 नंबर देखिए। 4 नंबर देखिए। 4 नंबर देखिए क्या है? 4 नंबर में समांतर चतुर्भुज का जो विकर्ण होता है बाबू, विकर्ण विकी होता है, मतलब 2 बराबर भाग में बंटता है, समद्विभाजक होता है। क्या होता है? समद्विभाजक होता है। मतलब ए, मतलब क्या हो गया? ए ओ या ओ सी, ओ ए भी कह सकते हैं, बराबर ओ सी, और ओ बी बराबर ओ डी। समझ रहे हैं ना? ये
समांतर चतुर्भुज का विकर्ण क्या होता है, दो बराबर भाग में बढ़ता है। क्या बढ़ता है, दो बराबर भाग में बढ़ता है। पांचवा क्या है, गुण नंबर पांचवा, आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। क्या होता है, आसन कोणों का योग। आसन कोण का मतलब कि इसके अंदर अंतः कोण भी कह सकते हैं। देखिए ये वाला कोण और ये कोण है ना, ये कोण और ये कोण क्या है, ये दोनों कोण मिला के क्या होगा, 180 डिग्री। इस प्रकार आप सभी इस प्रकार सभी को लिख सकते हैं। ई बराबर सॉरी आसन कोण क्या, हाँ आसन बताएंगे, आसन क्या होता है, इस मतलब सम्मुख कोण क्या होता है, सम्मुख भुजा क्या होता है, शीर्ष क्या होता है, विकर्ण क्या होता है, ये भी सबसे लास्ट में आपको बताएंगे हम। देखिए आसन जो हुआ, आसन कोण का मतलब लगातार कोण को कहते हैं। किसको कहेंगे, लगातार। जैसे ए का हम चर्चा कर दिए तो इसका ए में कौन कौन कोण आ रहा है, ई कोण और ई कोण आ रहा है, ई कोण और ये कोण आ रहा है। बात समझ रहा है ना, एक के सामने कौन कौन आएगा, ये तो नहीं आ रहा है, लगातार में नहीं आ रहा। तो ई कोण बराबर ई कोण और ई कोण मिला के भी 180 डिग्री कह सकते हो, या ई कोण और ई कोण मिला के 180 डिग्री कह सकते हो। उसी को आसन कोण कहते हैं। उसके बाद क्या है, उसके बाद देखिए क्या है, समांतर चतुर्भुज का परिमाप। परिमाप हम आपको पहले ही बता दिए थे कि चारों भुजा, जो भी भुजा है, जो भी आकृति है, उसके भुजा को योग, उसके भुजा के योग को, तो सब भुजा को जोड़ दिए। मतलब कहां से ले लीजिए, कहां से ले लीजिए, कहीं से भी ले लीजिए, मतलब कोई भी भुजा ले लीजिए। जैसे यहीं से लिए तो एल बी वही लिखे, यहां पर प्लस का चिन्ह है सब, है ना, यहां पर लिख दिए अर्थात में करके, है ना। ले लिए, सबको जोड़ दिए हैं। तो इसमें एल को गो है, एक एल दो एल है, तो यहां लिखे 2 एल। बी को गो है, दो बी लिखे। और दोनों में 2 है तो 2 कॉमन किए, कॉमन ले लिए। क्या किए, कॉमन ले लिए। अर्थात समांतर चतुर्भुज का परिमाप क्यों जाएगा, 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई। क्या होगा, लंबाई प्लस चौड़ाई, है ना, लिख दिए भी। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आधार गुना ऊंचाई। क्या होता है, आधार गुना ऊंचाई। ठीक, अब आ जाइए सम चतुर्भुज। सम के मतलब क्या होता है बाबू, सम के मतलब बता दिए हम पहले, बराबर। और चतुर्भुज, चतुर माने 4, और भुजा माने बाहु माने भुजा। जिस चतुर्भुज की चारों भुजा बराबर होती है ना, तो यहां लिख दिए हैं वैसा समांतर चतुर्भुज की दुइये भुजा बराबर होता है, आमने सामने की भुजा बराबर। वैसा समांतर चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है, उसे सम चतुर्भुज कहते हैं, उसे सम चतुर्भुज कहते हैं। अब देखिए इसका गुण देख लीजिए, गुण नंबर 1, इसका गुण देखिए, इसका गुण देखिए क्या है, सम चतुर्भुज, क्योंकि समांतर चतुर्भुज का है, समांतर चतुर्भुज, तो इसका भी आमने सामने के की किए हैं भुजा, समांतर ई समांतर ई समांतर ई समांतर ई, वही लिखे हैं। ए बी समांतर सी डी और ए डी समांतर बी सी। बात समझ रहे हैं ना, यही लिखे हैं। और इसकी चारों भुजा बराबर, तो ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी। ठीक, और क्या होता है, इसमें भी सम चतुर्भुज में भी सम्मुख कोण क्या होता है, समान। ई कोण बराबर ई कोण, ई कोण बराबर ई कोण, याद रखिए। उसके बाद सम चतुर्भुज का विकर्ण जो होता है, परस्पर लंब समद्वि भाजक होता है। परस्पर लंब समद्वि भाजक कि दो बराबर भाग में तो ये बटबे करता है, मगर यहां पर जो है 90 डिग्री का कोण बनाता है, यहां पर 90 डिग्री का कोण बनाता है। और आप जानते हैं कि 90 डिग्री के सामने वाला भुजा क्यों होता है, कर्ण होता है। क्या होता है, कर्ण होता है बाबू। तो वही लिखे हैं, समचतुर्भुज का विकर्ण क्या है, AC और BD, ये विकर्ण है, परस्पर लंब समद्वि। सम मने बराबर, द्वि मने दो, भाजक मने बांटना, दो बराबर भाग में बांटता है। अर्थात कह सकते हैं कि AC लंब किस पर है, BD पर। कहोगे कैसे सर, तो हम तोड़ के नहीं लिखे हैं कि BD है, इस पर लंब है कि नहीं AO, इस पर लंब है कि नहीं OC, इसलिए पूरा इस पर लंब हो गया। समझ रहे हैं। और वही फिर इधर से भी कह सकते हैं कि BD किस पर लंब है, मतलब E और E दोनों मिला BD हुआ, इसी पर न लंब है। लंब है कि नहीं, इधर भी 90 इधर भी 90 है, तो लंब है कि नहीं।
उसके बाद क्या कह रहे हैं, जब विकर्ण को दो बराबर भाग में बांटता है तो इसको क्या कैसे लिख सकते हैं, इसको एकदम समझिए, क्योंकि हिसाब बनाने में इसमें फंस जाता है सब बच्चा। ए ओ या ओ ए बराबर ओ सी है ना, ई बराबर ई, या कह सकते हैं ई पूरा के आधा, ई बराबर ई, या कह सकते हैं ई पूरा के आधा। बात समझ में आ गई आपको। आगे देखिए, आगे क्या है कि त्रिभुज, कौनो त्रिभुज से चलिए आप, कौनो त्रिभुज से चल जाइए, कौनो त्रिभुज से चलिएगा। हम यहां त्रिभुज चले हैं ओ बी सी से, हाँ ओ बी सी एस चले हैं, ओ बी सी इधर से चले हैं। हम की बोले थे यहां पर लंब मतलब 90 डिग्री, 90 डिग्री सामने वाला भुजा की होता है कर्ण, तो कर्ण बराबर आप जानते हैं पाइथागोरस परिमेय से लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, वही लिखे हैं। यहाँ है बीसी, तो बीसी के स्क्वायर बराबर लंब अब प्लस आधार स्क्वायर, वही लिखे हैं। या ई हो गया कर्ण बराबर, ये हो गया लंब बराबर, या लंब बराबर, या आधार, ये हो गया आधार बराबर, या आधार और लंब में इसमें कंफ्यूज हो जाता है, इसलिए दोनों में कोनो एगो मान लीजिएगा। बात समझ रहे हैं, ये पाइथागोरस परिमेय है, 90 के सामने हमेशा कर्ण होती है, कर्ण बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होती है। आगे देखिए, चलिए और देख लीजिए सम चतुर्भुज में क्या था, सम चतुर्भुज में सम चतुर्भुज का परिमाप तो बताएं, चारों भुजा के योग, चारों भुजा को जोड़ दिए हैं, भुजा को ए से इंडिकेट करते हैं, तो को गो ए है, 4 गो ए है, तो 4 गुने भुजा हो गया। और सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल की होता है विकर्णों का 1/2 विकर्णों का गुणनफल, क्या होता है 1/2 विकर्णों का गुणनफल, विकर्ण को डी से इंडिकेट करते हैं। यदि आधार और ऊंचाई दिया हुआ है तो सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुना ऊंचाई, आधार गुना ऊंचाई। आगे अब आ जाइए आयत, क्या है आयत, क्या है बाबू आयत, जिस समांतर चतुर्भुज का प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो उसे आयत कहते हैं। या हाँ, जिस समांतर चतुर्भुज के आमने सामने भुजा बराबर होती है, इसमें भी बराबर, उसमें फर्क क्या है कि उसमें प्रत्येक कोण 90 डिग्री नहीं था, इसमें प्रत्येक कोण 90 डिग्री है। इसका चित्र जरा सा गलती बना हुआ है, कहा कि लंबाई जो होना चाहिए बेसी होना चाहिए, लंबाई जो होना चाहिए ये बेसी होना चाहिए, चौड़ाई कम होना चाहिए। यहां पर बच्चा को जब भी बताइएगा तो ध्यान से, ये चित्र जरा सा गलती हो गया है, लंबाई इसमें बेसी होना चाहिए, चौड़ाई कम होना चाहिए, है ना। या कह सकते हैं जिस चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर और प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है उसे आयत कहते हैं। अब आयत का गुण देख लीजिए, आयत का गुण क्या है, जब समांतर चतुर्भुज है तो समांतर चतुर्भुज में आमने सामने भुजा क्या होता है समांतर, अब बराबर तो वही लिख दिए हैं समांतर, ओकर बाद बराबर, अब प्रत्येक कोण 90 डिग्री, सब मतलब कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी बराबर कोण डी, कोण ए कोण बी कोण सी कोण डी कितना 90 डिग्री, तो 90 डिग्री लिख दिए हैं। और उसके बाद विकर्ण क्या इसमें है AC और BD है, क्या है AC और BD। आयत का विकर्ण क्या करता है समद्वि भाजित करता है, क्या करता है समद्वि भाजित करता है, आयत का विकर्ण समद्वि भाजित करता है, मतलब 2 बराबर भाग में बांटता है। तो देख लीजिए 2 बराबर भाग में बांटा, तो इतना बराबर इतना, यही लिखे हैं यहाँ देखिए, इतना बराबर इतना, या पूरा के आधा, इतना बराबर इतना, या पूरा के मतलब BD के आधा। बात समझ गए ना। आयत का परिमाप होता है चारों पट्टी जोड़ देना है, तो वही लिखे हैं, 2 एल था 2 बी था 2 बी कर दिए और 2 कॉमन ले लिए, मतलब 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई L गुना बी, आयत का विकर्ण लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर। कहोगे कैसे सर, तो ये देखिए बताते हैं, क्या बोले हम, इस लंब समद्वि भाजक मतलब 90 डिग्री कोण बना, और 90 डिग्री का कोण बनता है तो क्या होता है 2 बराबर भाग में बंटता है, सॉरी 90 डिग्री कोण बनता है तो इसके सामने वाला क्या होता है कर्ण होता है, क्या होता है कर्ण होता है, क्या होता है बाबू कर्ण बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। बात समझ में आ गया। तो आयत का विकर्ण अंडर रूट लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर। आगे देखिए यहां पर करके आपको हम बता दिए हैं। कोई भी एगो त्रिभुज से चल लीजिए, त्रिभुज चला है यहां चले हम त्रिभुज क्या से ABC से, मतलब ABC से चले हैं, क्या किससे चले हैं, क्योंकि यहां पर 90 डिग्री कोण बना ने, यहां पर 90 डिग्री कोण बना तो ACBA से, तो 90 के सामने क्या होता है
ये 90, प्रत्येक कोण 90 डिग्री, तो 90 के सामने क्या होता है? कर्ण। और कर्ण बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, वही लिखे हैं यहाँ पर पाइथागोरस के अनुसार। हो गया एसी कर्ण था, विकर्ण था, तब विकर्ण एसी स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर मान बैठा दिए उसका हम। बात समझ में आ गई आपको? आपके सामने है क्या है? वर्ग। जिस समचतुर्भुज का प्रत्येक कोण 90 डिग्री, समचतुर्भुज, जिस समचतुर्भुज किसको कहेंगे? जिसकी सब भुजा बराबर होती है। तो जिस समचतुर्भुज का प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो उसे वर्ग कहते हैं। या कह सकते हैं जिस चतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर हो तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो उसे वर्ग कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? वर्ग। समचतुर्भुज में आमने सामने की भुजा क्या था? समांतर। तो इसका समांतर ही लिख दिए गुण नंबर 1। इसका सब भुजा बराबर है, इसका सब भुजा बराबर है। तो ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी, गुण नंबर 2। उसके बाद क्या विकर्ण क्या है? ए सी और बी डी, गुण नंबर यहाँ 3 देखिए। प्रत्येक कोण 90 डिग्री पहले बताए हैं, तो ई 90 ई 90 ई 90 ई 90 तीनों 90 चारों 90, तो चारों कोण बराबर 90 डिग्री। उसके बाद 4 देखिए, विकर्ण क्या है इसमें? ए सी और बी डी। 4 खत्म, 5 देखिए। 5 में क्या है? वर्ग का विकर्ण परस्पर लंब समद्वि भाजक। मतलब लंब भी है, 90 डिग्री कोण भी बनता है और 2 बराबर भाग में भी बंटता है। वही लिखे हैं, वही लिख दिए यहाँ पर। ओ ए बराबर ओ सी, या कह सकते हैं पूरा के आधा। ओ बी बराबर ओ डी, या कह सकते हैं बी डी के आधा। समझ गए ना यहाँ ये जो लिखे हैं? ठीक, आगे देखिए। आगे क्या है? वर्ग का परिमाप बताए थे चारों पट्टी के भुजा के योग को। तो इसमें चार भुजा है, चारों भुजा बराबर होते, चारों के ए मान लिए बराबर 4 है, मतलब 4 गुना भुजा। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, वर्ग का विकर्ण √2 गुना ए, √2 गुना ए मतलब √2 गुना भुजा। ध्यान दीजिएगा, ये निकाल दिए हम विकर्ण, फार्मूला से निकाल दिए हैं, इसको देख लीजिएगा चित्र के साथ। आगे देखिए, आगे में एगो और चतुर्भुज बच गया, समलंब। इसमें 2 भुजा समांतर होती है। जिस चतुर्भुज की एक जोड़ी सम्मुख भुजाएं समांतर होती है उसे समलंब चतुर्भुज कहते हैं। इसका ये और ये समांतर है, देख भी रहे हैं। समांतर के मतलब कि दोनों लाइन एक जैसा जाए, बड़ा रहे या छोटा रहे उससे मतलब नहीं है। मतलब दोनों एक ढंग के जाए, कहों पर जाके दोनों टकराए नहीं, मिले नहीं। जैसे ऐसे खींच देंगे तो ये कहों पर ने कहों पर जाके कटेगी, मगर समलंब समांतर रेखाएं कहीं पर जाके कटती नहीं है। बात समझ रहे हैं ना? समांतर चतुर्भुज के तो यही लिख रहे हैं, ई समांतर ही गुण नंबर 1 है। असमांतर चतुर्भुज में 2 गो असमांतर होता है। असमांतर देख ही रहे हैं, ये असमांतर है। असमांतर कैसे है? यहाँ पर इसकी लंबाई कुछ है, यहाँ पर कुछ है, यहाँ पर कुछ है ना। और जबकि समांतर में उसकी बीच की दूरी जहां पर भी नापिए क्या होगा? बराबरे होगा। अर्थात आप रेल का पटरी ले लीजिए, रेल का पटरी जहां पर भी नापिएगा, तिया में भी नापिएगा उतने होगा, मतलब लखीसराय भी नापिएगा उतने होगा, पटना में भी नापिएगा वही पटरी जाके तो उतने ही होगा। समझ रहे हैं? दोनों के बीच के क्षेत्र क्या है? बराबर है। क्या है? बराबर। जबकि असमांतर में बराबर नहीं होती है। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 समांतर भुजाओं का योग, मतलब ई भुजा है, समांतर भुजाओं का योग गुना ऊंचाई। दे दिए हैं भी। बात समझ गए आप? चलिए आगे देखिए। अब जो हम बताने जा रहे हैं ये बहुत कम जगह आप देखे होंगे, पढ़े होंगे, या कोई शिक्षक आपको बताए होंगे। इसके बारे में जानते हैं मगर आप डीपली नहीं जानते हैं। ऐसा नहीं है कि शिक्षक नहीं जानते हैं, क्योंकि हम भी तो कोई शिक्षक से ही पढ़े हैं। ठीक, ध्यान से देखिए इसको। सम्मुख कोण आमने सामने के कोण को क्या कहते हैं? सम्मुख कोण। आमने सामने के कोण को क्या कहेंगे? सम्मुख। मतलब आमने सामने के कोण को सम्मुख कोण कहेंगे। क्या कहेंगे? आमने सामने के कोण को सम्मुख कोण कहते हैं। देखिए हम पहले ही बता दिए, यहां लिख दिए हैं भी। ए के सामने कौन है? सी। बी के सामने कौन है? डी।
क्या हो गया, सम्मुख कोण हो गया। क्या हो गया, सम्मुख। सम्मुख भुजाएं, आमने सामने के भुजाएं को सम्मुख भुजाएं कहते हैं। इसके सामने कौन है, ये, इसके सामने कौन है, ये, बात समझ रहे हैं। इसके सामने ये क्या हो गया, सम्मुख भुजाएं। सबके बारे में दर्शा भी दिए हम। आगे देखिए, इस चित्र को लिख लीजिएगा ध्यान से। अब आसन भुजाएं देखिए, आसन भुजा किसको कहेंगे, लगातार भुजाओं को आसन भुजा कहते हैं, लगातार भुजाओं को। अब जैसे देख लीजिए यहां पर कि हम ए बी लिए हैं, तो ए बी बढ़िया से हम लिए हैं, क्या, ए बी लिए हैं। क्या लिए हैं बाबू, ए बी लिए हैं, ए बी भुजा लिए हैं। तो ए बी भुजा के लगातार में कौन है, मतलब सटले होकर कौन है, बी सी, कौन है, ए डी, यही ना है। अब देखिए उसी में हम ले लेंगे बीसी, ले लेंगे बीसी भुजा का आसन कोण खोजेंगे, आसन भुजा खोजेंगे। बीसी के आसन भुजा, इसका सटले कौन है, बी ए और सी डी। बस समझ रहे हैं ना, समझ गए कि नहीं, बस वही है आसन भुजा। ए बी के जो सटल है और बीसी का जो सटल है, अब बी डी का जो सटा हुआ। आसन भुजा सुने होंगे, मगर आसन भुजा के बारे में बढ़िया से आपको नॉलेज नहीं होगा। बात समझ रहे हैं ना, देख लीजिए ऐसे में समझिएगा आप। आसन भुजा है ना, क्या है, ए बी लिए हम, क्या लिए, ए बी। तो इसके साथ यहां देखिए, यहां ए बी लिए हैं, तो इसके सटले कौन है, बी सी और ए डी। उसके अगर हम ले लेंगे बी सी, तो इसका सटले कौन होगा, बी डी और सी डी। अगर हम ले लेंगे सी डी, तो इसका सटले कौन है, सी वी या बी सी या ए डी या डी ए। बात समझ रहे हैं ना, ये आसन भुजा हो गया। उसी प्रकार आसन कोण भी देखिए, आसन कोण एकदम ये बहुत कम जगह आपको मिलेगा, बार बार बोल रहे हैं, इसको ध्यान से देखिए। आसन कोण, अगर हम कोण ए का चर्चा किए हैं, तो इसके लगले सटले कौन है, बी है और डी है, तो वही लिखे हैं बी और डी। बात समझ रहे हैं। अगर हम बी लिखे हैं, क्या लिखे हैं, बी, तो इसका सटले कौन है, सी और ए। बात समझ रहे हैं। नहीं विश्वास है तो कोई बच्चा से आप पूछिए कि आसन कोण बताइए हमको, आसन भुजाएं। जो जान रहा है तो खैर कोई बात नहीं, मगर 60% बच्चा नहीं बताएगा इस चीज को, उसके बारे में जान रहा है मगर समझा नहीं पाएगा आपको। इसलिए इसको ध्यान से देखिए, इसको बढ़िया से समझिए। अगर सी का हम आसन कोण पूछेंगे, इसका सटले कौन है, बी और डी। बात समझ रहे हैं ना। अब आ गया शीर्ष, दो रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को, उभयनिष्ठ का मतलब दोनों में रहे, बिंदु को शीर्ष कहते हैं। दो रेखा, जैसे हम ई रेखा ले लिए, आएगो ई रेखा ले लिए, तो ई दोनों रेखा में वैसा बिंदु बताइए जो दोनों में मिले। तो ई इसमें है यहां पर अगर हम इसको पार देते हैं इसे, तो इसमें है नहीं, इसमें है, ये इसमें है, मगर ई जो पा रहे हैं इसमें भी है और इसमें भी है, तो इसी को की कहेंगे, शीर्ष कहेंगे बाबू। की कहेंगे, शीर्ष। जैसे ये शीर्ष हो गया, ये शीर्ष हो गया, ये शीर्ष हो गया, ये शीर्ष हो गया। बात समझ गए ना हमारा। विकर्ण है ना, सम्मुख शीर्षों को मिलाने वाली रेखाखंड को विकर्ण कहते हैं। ये की हो गया, विकर्ण हो गया। ये की हो गया, विकर्ण हो गया। अब इसको जरा सा हम बड़ा में करके बताते हैं, काहे कि इसमें हो सके नहीं जनाबे। सम्मुख कोण तो समझ में आ ही गया आपको कि आमने सामने के कोण को सम्मुख कोण कहेंगे। उस सम्मुख भुजा भी समझ में आ गया आपको, आमने सामने के भुजा को सम्मुख भुजा कहेंगे, समझ गए। उसके बाद आपके सामने आया आसन कोण। आसन कोण भी बता ही दिए थे हम आपको। आसन कोण किसको कहेंगे, जैसे ये है, अगर यहां पर ए लिखा हुआ है तो यहां बी लिखा हुआ है, यहां पर सी, यहां पर डी। अगर ए हम लिए हैं तो एक आसन कोण पूछेंगे, तो इसके सटले कौन है, ये और ये है ना, सटल। ये तो दूरा ना हो जाता है, तो इसका कौन होगा, ई और ये होगा। अगर इसी को पूछ दे, अगर सी का आसन कोण पूछे तो इसका सटले कौन है, ये और ये, तो ये आसन कोण हो जाएगा। बात समझ में आ गया आपको। उसके बाद आसन कोण समझ में आ गया। अब आगे देखिए क्या बोल, आसन कोण, हाँ। उसके बाद आ गया शीर्ष। क्या है, शीर्ष है। देखिए, दो रेखाखंड, मतलब एगो
चलिए पढ़ते हैं। एक रेखाखंड पा रहे हैं, एक ये पा रहे हैं। अच्छा इसमें आप बताइए कि कौन है जो दोनों मिले, तो यही नहीं मिल रहा है, यही नहीं मिल रहा है, तो ये क्यों हो गया? शीर्ष हो गया। क्या हो गया? शीर्ष हो गया। क्या हो गया? देखिए यहां पर दोनों मिल रहा है, उभयनिष्ठ का मतलब दोनों में मौजूद हो। तो ये बिंदु जो है इसमें भी है और इसमें भी है, ये बिंदु जो इसमें भी है और इसमें भी है, ये बिंदु इसमें है और इसमें भी है। बात समझ रहे हैं? तो यही क्या हो गया? ये क्या हो गया? शीर्ष हो गया। क्या हो गया? शीर्ष हो गया। बात समझ रहे हैं? अब विकर्ण आ गया। विकर्ण सम्मुख शीर्ष, सम्मुख माने आमने सामने के शीर्ष, तो इसके सामने कौन है? ये सम्मुख शीर्ष को मिलाने वाली रेखाखंड हो गया विकर्ण। सम्मुख शीर्ष को मिलाने वाली रेखाखंड क्या हो गया? क्या हो गया? विकर्ण हो गया बाबू। बस समझ में आ गया होगा आपको। चलिए आज का क्लास यहीं समाप्त हुआ। इसका पार्ट 2 हम आपके सामने बहुत जल्द लेकर आ रहे हैं। जय हिंद। आप सभी को फिर से अपने चैनल VL क्लासेस में दिल खोलकर स्वागत है। आज हम आपको जो बताने जा रहे हैं ये क्षेत्रमिति का पार्ट 2 है। पार्ट 1 आपको पहले बता चुके हम, इसलिए पार्ट 2 लेकर आपके सामने आए हैं। आज हम जो बताएंगे, सबसे पहले आपको वृत्त बताएंगे। इसके बारे में अधिकांश लोग जानते होंगे, अधिकांश लोग नाम सुने होंगे, मगर उसकी परिभाषा सही तरीके से, सही ढंग से नहीं दे पाते हैं। तो ये बेसिक है बच्चों को बताने का कि त्रिज्या क्या है, परिधि क्या। परिधि के बारे में सबको पता है, मगर परिधि है क्या, परिधि क्या होता है, ये सब आदमी को पता नहीं है। बच्चों को बताने का ये सबसे बेस्ट मतलब निचोड़ कर हम लाए हैं, वो आपके सामने है। देखिए वृत्त का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ सर्किल है ना। सबसे पहले वृत्त, सर्किल, बिंदुओं के समुच्चय को वृत्त कहते हैं। बिंदुओं के समुच्चय को वृत्त कहते हैं जो एक निश्चित बिंदु से प्रत्येक बिंदु की दूरी समान होती है। जो एक निश्चित बिंदु से प्रत्येक बिंदु की दूरी समान होती है उसको की कहेंगे? वृत्त कहेंगे। जैसे कि आप देखे होंगे, इस है ना, इस टाइप से है, आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये वृत्त है। क्या है? वृत्त। अब आ गया परिधि। बिंदुओं के समुच्चय वाले भाग को, बिंदुओं के समुच्चय वाले भाग को, ये है ना, बिंदुओं वाले समुच्चय वाले भाग को क्या कहते हैं? परिधि। वृत्त को बउआ एक चीज इंडिकेट जो करते सूचित से O और R से, C हुआ सर्किल, परिधि, और O केंद्र हुआ, R त्रिज्या, तीनों से मिलकर वृत्त बनता है। तो वृत्त को O और R से इंडिकेट, COR से इंडिकेट करते हैं। परिधि क्या बोले? ये जो चारों पट्टी जो बिंदु दिख रहा है, इस बिंदु को की कहेंगे? बिंदुओं के समुच्चय समझ रहे हैं ना। समुच्चय के बारे में बताए थे हम कि किसी चीज का संग्रह, जैसे गांव का समुच्चय, गांव की संग्रह, नदियों का संग्रह, नदियों का समुच्चय, है ना। उसके बाद आ गया केंद्र। वृत्त के अंदर वैसा बिंदु, वृत्त के अंदर वैसा बिंदु, वृत्त के अंदर वैसा बिंदु जो परिधि पर के सभी बिंदुओं से दूरी समान हो। कोई भी बिंदु से इसका दूरी जो होगा वो की होगा? समान होगा। क्या होगा बाबुआ? समान होगा। इसको की कहेंगे हम लोग? क्या कहेंगे? केंद्र कहेंगे। केंद्र को O से इंडिकेट करते हैं। और वृत्त के केंद्र पर 360 डिग्री का कोण बनती है, ये हम बताएं आपको। वृत्त के केंद्र पर 360 डिग्री का कोण बनती है। और अगला आपका है त्रिज्या। क्या है? त्रिज्या। केंद्र, त्रिज्या, केंद्र, केंद्र और परिधि पर के किसी भी बिंदु की दूरी, केंद्र और परिधि पर के किसी भी बिंदु की दूरी, एक बिंदु की दूरी जो होती है उसको की कहते हैं हम लोग? त्रिज्या। जैसे ये बिंदु लिए, ये केंद्र है, इसको मिला दिए, की हो गया? त्रिज्या। ये बिंदु लिए, ये परिधि के, सॉरी ये केंद्र है या परिधि किसी बिंदु लिए, इसको मिला दें, की हो गया? त्रिज्या। पूरे भाग को क्या कहेंगे? व्यास, जो आगे आपको बताएंगे। केंद्र समझ, त्रिज्या समझ गए। केंद्र और परिधि पर के बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड को त्रिज्या कहते हैं। इसे R द्वारा सूचित करते हैं। जीवा या चापकर्ण,
जीवा या चापकर्ण। देख रहे हैं ना, इसको की कहेंगे, जीवा या चापकर्ण। ये क्या है, जीवा या चापकर्ण, ये है, इसको की कहेंगे, जीवा या चापकर्ण कहेंगे। क्या कहेंगे बउआ, जीवा या चापकर्ण। चलिए देखिए, ये जीवा चापकर्ण एक वृत्त बना ही देते हैं। ये वृत्त है ना, फिर से ये वृत्त है। परिधि पर के, परिधि ये बिंदु जो हुआ ये परिधि हुआ, परिधि पर के दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड को क्या कहेंगे, कोई भी दो बिंदु को मिला देंगे उसको की कहेंगे, जीवा या चापकर्ण। क्या कहेंगे बउआ, परिधि पर के कोई दो बिंदु को मिलाने से जो बन रहा है रेखाखंड उसको क्या कहेंगे, जीवा या चापकर्ण। व्यास, क्या, व्यास, व्यास किसको कहेंगे, तो जीवा, जो जीवा केंद्र से होकर जाती है, केंद्र होता है, जो जीवा तो कोई भी बिंदु को मिला देंगे, मगर जो जीवा केंद्र से जाएगी, जो जीवा केंद्र से होकर जाएगी, इसी को की कहेंगे, व्यास कहेंगे। क्या कहेंगे, व्यास। इसको डी द्वारा सूचित किया जाता है। क्या, किसे इंडिकेट करते हैं हम लोग, डी द्वारा सूचित करते हैं। ये नोट ध्यान दीजिएगा, व्यास जो होता है ना, जीवा की व्यास वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। ये पूछता है बराबर, व्यास जो होता है सबसे बड़ी जीवा होती है। चाप किसको कहेंगे, चाप। परिधि पर के दो बिंदुओं के बीच वाले भाग, जैसे ये बिंदु ले लिए, ये बिंदु है ना, ये सब बिंदु रहे, इसी को परिधि कहते हैं। तो इसके बीच वाली भाग, इसको ये बिंदु था, तो ये दोनों के बीच वाले भाग को की कहेंगे, चाप कहेंगे बउआ। की कहेंगे, चाप कहेंगे। बात समझ में आ गई ना आपको। चाप जो होता है दोनों दो प्रकार के होता है, लघु चाप और दीर्घ चाप। देखिए यहां पर बता दिए हैं, लघु चाप और दीर्घ चाप। वृत्त के परिधि पर के सबसे छोटे भाग को लघु, लघु माने छोटा होता है, दीर्घ माने बड़ा, बड़े भाग को की कहेंगे, दीर्घ कहेंगे। जैसे ए और बी ले लिए हैं, क्या लिए हैं, ए और बी लिए हैं, ए और बी लिए हैं। तो ये भाग जो हुआ ये लघु चाप हुआ, और ये भाग जो हुआ ये दीर्घ चाप हुआ। बात समझ में आ गया ने। और चाप को जैसे यहाँ पर चिन्ह दे दिए हैं, ऐसे इस तरीका से इंडिकेट करते हैं हम लोग, है ना, चाप को इस तरह से इंडिकेट करते हैं। तो ए बी क्यू हो गया लघु चाप, और बी से ए क्यू हो गया दीर्घ चाप। समझ में आ गया होगा आपको। आगे देखिए, आगे आपके स्क्रीन पर है, देखिए क्या है आगे, वृत्तखंड। क्या है, वृत्तखंड। जब किसी वृत्त को किसी रेखाखंड के द्वारा ये रेखाखंड के द्वारा दो भागों में बांटा जाता है, तो प्रत्येक भाग को वृत्तखंड कहते हैं। वृत्तखंड भी दो प्रकार के होते हैं, लघु और दीर्घ। छोटा भाग को लघु, बड़ा भाग को दीर्घ। जो आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, ये भाग जो आया, ये भाग जो हुआ, ये क्या हुआ, लघु हुआ। ये भाग जो आया, ये क्या हुआ, दीर्घ हुआ। क्या हुआ, दीर्घ हुआ। उसके बाद क्या कहते हैं, त्रिज्या खंड। किसी वृत्त के त्रिज्या के बीच के भाग को काट लिया जाता है, तो प्रत्येक भाग को त्रिज्या खंड कहते हैं। इसका चित्र नहीं बताए हैं, देख लिए, बता देते हैं। जैसे ये वृत्त है, ये क्या है, वृत्त। किसी वृत्त के त्रिज्या, केंद्र से परिधि पर के किसी भी बिंदु को मिलाने से जो बना, वही जो रेखाखंड खिंचाया वो क्या हो गया, त्रिज्या। त्रिज्या के बीच, अब ये जो बीच में आया बाबू, यही त्रिज्या खंड है बाबू। ये क्या है बाबू, त्रिज्या खंड है बाबू। समझ में आ गया आपको। वही लिखे, किसी वृत्त के त्रिज्या के बीच के भाग को काट लिया जाता है, उसको की कहते हैं, और प्रत्येक भाग को की कहेंगे, त्रिज्या खंड। इसको ऐसे भी इंडिकेट कर सकते हैं, इसको ऐसे भी इंडिकेट कर सकते हैं। बात समझ रहे हैं ना, ऐसे भी इंडिकेट कर सकते हैं। आगे देखिए, पाई। क्या है, पाई। परिधि, वृत्त के परिधि और व्यास के अनुपात को पाई कहेंगे। वृत्त के परिधि, समझ रहे हैं, व्यास के अनुपात को
पाई कहेंगे, पाई बराबर वृत्त के परिधि बटा अनुपात माने बटा वृत्त का व्यास। आगे आ गया घनाभ, वैसा ठोस आकृति जिसमें 6 आयत के साथ साथ 3 विमाएं होती है उसको की कहेंगे घनाभ। घनाभ में 8 कोण, 12 किनारा, 4 विकर्ण और 6 आयत होते हैं। घनाभ का सूत्र मतलब हम बता दिए हैं, एक मेरा वीडियो देखिएगा, उसमें मैथ लिखल रहेगा, मैथ फार्मूला, उसमें हम जितना भी क्षेत्रमिति का फार्मूला है सब बता दिए, इसलिए फार्मूला जो वहां देख लीजिएगा। इसमें एक मेन टॉपिक आपको बताने जा रहे हैं, ये देखिए घनाभ का वक्र पृष्ठ आप जल्दी नहीं देखिएगा, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ, घनाभ के आयतन, घनाभ का विकर्ण, यही किताब में लिखल रहता है, मगर जल्दी ये आपको नहीं मिलेगा। होगा लिखल तो 4 दीवार का क्षेत्रफल इसी लिखल रहता है, वक्र पृष्ठ नहीं लिखल रहता है, इसलिए वही होता है। घनाभ का वक्र पृष्ठ क्या होता है बाबू, 2 इंटू एल प्लस बी, इसको लिख सकते हैं 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, ऐसे भी बोल सकते हैं। समझ में आ गया आपको। उसके बाद घन, वैसा ठोस आकृति, घनाभ का ये चित्र है, वैसा ठोस आकृति जिसमें 3 विमाएं बराबर होती है, लंबाई, इसमें लंबाई चौड़ाई बराबर नहीं होते हैं घनाभ में, मगर घन में क्योंकि वर्गाकार होता है बराबर, तथा 6 वर्गाकार फलक होते हैं, 6 वर्गाकार फलक होते हैं, उसको की कहेंगे हम लोग घन कहेंगे बाबू, की कहेंगे घन कहेंगे, है ना। घन में तीनों बराबर होता है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों की होता है बराबर। घन का भी वक्र पृष्ठ जल्दी नहीं देखिएगा आप, तो घन का वक्र पृष्ठ क्या होता है 4 गुना एल स्क्वायर, 4 गुना एल स्क्वायर। बात समझ में आ गई आपको। आगे देखिए, आगे आपके स्क्रीन पर है बेलन। जब ठोस आयताकार पिंड की एक भुजा को अस्थिर मानकर, फिर से, जब ठोस आयताकार, आयत यहां देखिए आयत है, आयताकार पिंड की एक भुजा को अस्थिर मानकर चारों ओर घुमाया जाता है तो इस प्रकार बने ठोस आकृति को की कहेंगे बेलन। क्या कहेंगे बेलन। बेलन में 3 पृष्ठ होते हैं, 2 वृत्ताकार वृत्त होते हैं और एक आयत होता है। आयताकार भाग को वक्र पृष्ठ कहते हैं, आयताकार भाग को वक्र पृष्ठ कहते हैं। बात समझ में आ गई आपको। अब आ जाइए शंकु। जब ठोस समकोण, समकोण समझ रहे हैं ना, जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री है, समकोण के लंब वाली भुजा को स्थिर मानना, इसको स्थिर रख के इसको चारों ओर घुमाएंगे तो इसके अंदर तो नहीं दिखेगा हमको, तो यहाँ इंडिकेट कर दिए हैं। आज चारों ओर घुमाएंगे तो इस प्रकार बनबे करेगा आकृति, चारों ओर घुमाएंगे इसको की कहेंगे, इस प्रकार बने आकृति को शंकु कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, शंकु कहते हैं। आगे क्या है, ये शंकु का चित्र है ना, ये शंकु का चित्र है। गोला, जब ठोस वृत्ताकार पिंड को अक्ष के मूल बिंदु पर रखकर चारों ओर घुमाया जाता है, ये अक्ष है, नियामक ज्यामिति में जो पढ़े हैं आप लोग, अक्ष है, इसको चारों ओर घुमाएंगे तो की बने, इस टाइप के बनेगा, इस टाइप के बनेगा, है ना। इसी को क्या कहेंगे हम लोग, बने आकृति को गोला कहते हैं। यहां चित्र भी बता दिए, ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, गोला कहते हैं। अर्धगोला, जब किसी गोला को 2 बराबर भाग में बांटा जाता है तो प्रत्येक भाग को अर्धगोला कहते हैं। अर्धगोला की ऊंचाई उसकी त्रिज्या होती है, अर्धगोला की ऊंचाई क्या होती है, उसकी त्रिज्या होती है, मतलब अर्धगोला की ऊंचाई त्रिज्या जो होगा उसकी ऊंचाई वही होगा। समझ में आ गया आपको। आगे देखिए, गोलीय सेल। क्या है गोलीय सेल, वैसा ठोस आकृति जिसमें 2 गोला निहित माने उसमें मौजूद होती है लेकिन त्रिज्या भिन्न भिन्न होती है, उसको गोलीय सेल कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, गोलीय सेल। समझ रहे हैं ना। ये जैसे देखिए, ये गोला, इसके अंदर या बाहर एक गोला है तो इसका त्रिज्या तो भिन्न भिन्न होगा, इसका त्रिज्या बड़ा होगा, इसका त्रिज्या छोटा होगा, इसी को की कहते हैं, गोलीय सेल कहते हैं। बउआ, आज का क्लास यहीं समाप्त हो गया। जय हिंद।